नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी के बारे में। ये एक माइंड मैप है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स 36 से लेकर के 51 तक को सभी को शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम के पहले जा रहे हैं तो अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन आप याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो डीपीएससी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इंग्लिश में डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अब इसमें क्या है कि सारे आर्टिकल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर आप जानते हो कि 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक जो भी इम्पोर्टेंट है तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि बीच में कुछ आर्टिकल छूट जाएँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर लास्ट टाइम पर रिविजन कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे 3 तरीके के प्रिंसिपल होते हैं। डीपीएसपी में आपका 3 तरीके के प्रिंसिपल की बात की गई है, मतलब 3 तरह के सब्जेक्ट हैं। जैसे कि एक आपका सोशलिस्ट नेचर का सब्जेक्ट है, दूसरा आपका गांधीयन नेचर का सब्जेक्ट है, तीसरा आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप का सब्जेक्ट है। तो सोशलिस्ट जो कि आपका फर्स्ट है, तो उसमें से कौन कौन से आर्टिकल किसके अंतर्गत आपका सोशलिस्ट की झलक समझ में आती है। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि मतलब कि आपको सोशलिस्ट ये अलग हो गया, ये गांधीयन हो गया, या दोनों अलग अलग सेपरेट ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नेचर दिखाई देता है कि जैसे आर्टिकल 38 हो गया। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि कुछ आर्टिकल ओवरलैप भी करेंगे, लेकिन सुनिएगा कि सोशलिस्ट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। कई बार आपसे एग्जामिनेशन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है वो आपका सोशलिस्ट विचारधारा को डीपीएसपी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 39, 38, 41, 42, 43 और 47, ये आपका लेफ़्ट साइड जो दिख रहा है वो है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 38 को अगर शॉर्टकट में समझने की बात समझें तो इसमें है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ, जो आपका इनइक्वालिटी है, मतलब कि वेलफेयर को प्रमोट करना, मतलब कि जो राज्य हैं वो आपका क्या करें कि वेलफेयर को प्रमोट करें, और जो इनइक्वालिटी है, जो हमारे समाज के बीच में गरीब और अमीर का जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। ये आर्टिकल 38 का शॉर्टकट में है। आर्टिकल नंबर 39 में क्या कहा गया है, तो इसका मतलब सोशलिस्ट क्या बोलता है, सोशलिस्ट बोलता है कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना, जितना कम हो सके दोनों के बीच में गैप होना। आर्टिकल नंबर 39 की बात करेंगे तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब हर आदमी के पास जो जीवन जीने के लिए प्रमुख चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और इसी में आपका एक और चीज़ बात की गई है कि इक्वल पे वर्क, मतलब जो आप काम कर रहे हो तो समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आपका आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत लिखा गया है। कुछ अमेंडमेंट भी है, ठीक है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। आर्टिकल नंबर 41 की बात करेंगे तो राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, मतलब हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसे काम मिलना चाहिए, उसे एजुकेशन मिलना चाहिए, और उसके साथ में उसको पब्लिक असिस्टेंट मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ये समझिए कि मतलब सरकारी तौर पर उसको सहायता मिले। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि पीडीएस योजनाएं चलती हैं, तो इस तरह की योजनाओं के माध्यम से लोगों को सहायता पहुँचे। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 41 के अंतर्गत राज्य को व्यवस्था करने की बात कही गई है कि राज्य इन सब चीज़ों की व्यवस्था करे। आर्टिकल नंबर 42 की बात करेंगे जो कि आपका एक सोशलिस्ट नेचर का ही है। तो उसमें बोला गया है कि ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, अगर कहीं पे कोई लेबर काम कर रहा है या फिर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वहाँ का कंडीशन, इस काम करने की प्रवृत्ति या कंडीशन जो स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक मानवीय दशा वहाँ पे उपलब्ध हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो, या फिर जो बिहेवियर है वो आपका एक डिग्निटी के साथ काम करने के लिए उसका सराउंडिंग तैयार हो। आर्टिकल नंबर अगर 43 की बात करेंगे तो ये आपका जितने भी वर्कर्स होते हैं तो उनके लिए लिविंग वेज जो होता है वो निर्धारित करने की बात करता है। कहता है कि मतलब जैसे अगर कोई काम कर रहा है तो फ्री में काम नहीं करेगा, उसको उसके बदले में उसकी पारिश्रमिक मिलनी चाहिए, उसका वेज मिलना चाहिए। अब ये है कि इसमें मिनिमम वेज का कंडीशन यहीं से आता है। इसके साथ में एक अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल नंबर 43A के अंतर्गत। इसमें कहा गया था कि जो लेबर मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें से कोई ना कोई आपका हमेशा मैनेजमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, आज आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट में आपका ट्रेड यूनियन का कोई ना कोई सदस्य होता है। मतलब अगर कोई भी नियम कानून उस कंपनी के अंतर्गत बन रहा है तो उसमें लेबर के किसी प्रतिनिधि की सहभागिता भी होगी। ये सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल नंबर 43 से। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ सकता है। अगला है आपका डीपीएसपी जो कि आपका सोशलिस्ट नेचर का ही है, आर्टिकल नंबर 47। तो 47 नंबर आर्टिकल कहता है कि रेज लिविंग स्टैंडर्ड और न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड। इससे मतलब कि क्लॉजेज में जब आप पढ़ोगे ना तो इसको आपको बारीकी से पढ़ोगे समझ में आएगा। आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत बात लिखी गई है कि हमें क्या करना है, मतलब राज्य को क्या करना है
कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का उसको उठाना है, ठीक है, उसको रेज करना है। उसके साथ में यह सुनिश्चित करना है कि न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े। न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड मतलब कि जो खाद्य जो खाना पीना हम खाते हैं तो उसमें वाइटामिन के सोर्सेज होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होने चाहिए, तो प्रोटीन के सोर्सेज होने चाहिए, ये सब सुनिश्चित करना सरकार का काम है। उसके बाद आपका गांधीयन नेचर का जो आता है, तो गांधीयन नेचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधीयन नेचर में राइट साइड में कौन कौन से आर्टिकल है उसको मैं यहाँ पे चिन्हित कर दे रहा हूँ। जैसे कि आर्टिकल नंबर 40, 43, 46, 47। 47 फिर से आ गया, इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि कुछ सब्जेक्ट गांधीयन प्रिंसिपल से आपका रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 48, उसके बाद आपका 45 जो है आपका आर्टिकल लिबरल में, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 40, 43, 46, 47, 48। तो आर्टिकल नंबर 40 में क्या कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे या सुनिश्चित करे। सो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, तो उसका गठन होना चाहिए। अब तो आप जानते भी हैं कि आपका 1992 में 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको स्टार्ट भी कर जाएगा। तो ये कुल मिला के ये पहले से उल्लेख था। डीपीएसपी आप ये समझिए कि डीपीएसपी जो है वो आपका बाध्य नहीं है, सरकारें अपने हिसाब से उसको व्यवस्था करके लागू करें, इस तरह की व्यवस्था दी गई है, ठीक है। किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए ऐसा करना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं। आर्टिकल नंबर 43 की अगर बात करें, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, तो इसमें कहा गया है कि गांधीयन प्रिंसिपल में कि कॉटेज इंडस्ट्री को, कुटीर उद्योग को प्रमोट करें राज्य। आर्टिकल नंबर 46 के अंतर्गत कहा गया है कि एजुकेशन फॉर एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है आपका वीकर सेक्शन के लिए, SC ST के लिए व्यवस्था करे सरकारें, इसके लिए आपका आर्टिकल नंबर 46 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ के लिए जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आपको मिला हुआ है, तो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि सरकारें अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ की व्यवस्था करें। आर्टिकल नंबर 48 की बात करें तो ये आपका प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ द काऊ, तो इसमें क्या कहा है कि जो गाय हैं तो उनके स्लॉटर पर, उनके हत्या पर, गो हत्या पे प्रतिबंध लगाया जाए। और ये आपका आप ऑब्वियस समझ सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 48 जो है आपका गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। अब कुछ लिबरल जो इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज हैं उनकी बात करेंगे, तो इसमें आपका आर्टिकल नंबर 44, 45, 48, 49, 50 ये आपके आर्टिकल्स आते हैं। जैसे 44 नंबर आर्टिकल है वो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 45 नंबर आर्टिकल कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उसकी व्यवस्था सरकारें करें। फिर उसके बाद आप जानते हो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसकी व्यवस्था कर भी दी गई। इसको आपका आर्टिकल नंबर 21 के संशोधन ए के तहत इसमें डीपीएसपी से इसको हटाया नहीं गया, कुल मिला के इसको प्रमोट किया गया। जब कोई भी चीज़ डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट बनती है तो क्या होता है, वो प्रमोट कर दिया गया। तो इसका मतलब इसको प्राथमिकता के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 48 को उठा करके 21A में रखा गया। आर्टिकल नंबर अगर 48 की बात करें तो 48 में व्यवस्था की गई है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो सेक्टर है उसका साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप किया जाए। तो मतलब कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके लिए आपका साइंटिफिक अप्रोच के साथ व्यवस्था की जाए, ये आपका आर्टिकल नंबर 48 के अंतर्गत कहा गया है। 48 में आपने गांधीयन प्रिंसिपल में ये भी पढ़ा था कि स्लॉटर ऑफ काऊ को प्रोहिबिट किया जाए। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 49 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रोटेक्ट जो भी आपके हमारे देश की धरोहर है, ठीक है, पुरातात्विक जो चीज़ें मिली हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं, उन सभी चीज़ों के प्रोटेक्शन करना भी सरकार का काम है। तो इसको आर्टिकल नंबर 49 के तहत डीपीएसपी के अंतर्गत व्यवस्था की गई है, जो कि आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप का डीपीएसपी है। आर्टिकल नंबर 50 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसमें कहा गया कि जो कार्यपालिका है वह आपका न्यायपालिका से सेपरेट रहे, इसकी व्यवस्था आपका सरकारें करें। आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत रखा गया। और 51 आपका इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, उसको तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर समझिए कुछ अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कि मैं एक अमेंडमेंट की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 86 अमेंडमेंट, 86वां अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। इसमें आर्टिकल नंबर 45 में जो आपका बच्चों के लिए 6 से 14 साल के लिए स्टूडेंट के लिए जो एजुकेशन की व्यवस्था की जानी थी उसको आपका कंपलसरी करते हुए आर्टिकल नंबर 21A के तहत ऐड कर दिया गया और इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया सन 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहाँ पे समय समय पे इनकी बातें की गई हैं कि कैसे फंडामेंटल राइट ज़्यादा सुप्रीम है कि डीपीएसपी। आपका इसको डिटेल में समझना है तो इसको कभी किसी और अन्य वीडियो में समझाएंगे, लेकिन कौन कौन से केस थे जिसके माध्यम से कभी कभी आपको अगर शॉर्टकट में जाना हो तो समझिएगा। 1951 में एक केस हुआ था आपका चंपकम वर्सेस मद्रास केस, ठीक है, ये नाम पढ़ लीजिए, इसका बहुत लंबा आपका
क्लासिफिकेशन है, कैसे उसमें डिबेट होती है। 1967 में आपका गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस था, वाद, इसको वाद भी बोलते हैं हिंदी में। 1973 का आपका फेमस केशवानंद भारती केस था, जो कि केरला के विरुद्ध था, वर्सेस केरला। एंड इसमें कुछ न कुछ स्थापित हुआ है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, वो आपका केशवानंद भारती के अंतर्गत स्पष्ट हो गया। ठीक है, उसमें ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो मूल नेचर है, जो संविधान का मूल नेचर है, वो न बदले। उसी को नाम दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर अब सवाल आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको समय समय पे परिभाषित किया जाता है वादों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कई वाद हैं ऐसे। 1980 में जैसे मिनर्वा मिल केस हुआ और यूनियन ऑफ इंडिया हुआ, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात को दोबारा दोहराया गया। तो इस तरीके से आपका डीपीएसपी आज यहीं समाप्त होता है। ये एक माइंड मैप था जिसको मैंने यहाँ पे बताना उचित समझा। इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, और आपका अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।